नमस्कार। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, नई सरकारें आई है और नए कुछ विधायक भी चुन के आए हैं। युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी है अब की बार। तो सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहूँगा। और दूसरी जो आज का जो विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, युवाओं का घोषणा पत्र। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक हमारा देश है, और उसमें विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है। तो नई जो 5 राज्यों में सरकारें आई है और जो पुरानी सरकारें हैं, उनको एक मेरा संदेश देना चाहता हूं कि अगर सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है तो इस देश में युवाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र कब जारी करेंगे आप? क्या ऐसी सरकार कोई होगी जो युवाओं के लिए एक विशेष तौर से अलग से ऐसा सिस्टम बनाएगी, विश्व के दूसरे अन्य देशों से देख करके, कि जो युवाओं के भविष्य का निर्माण कर सके, उनकी चिंता कर सके? तो दोस्तों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा भारत की शान। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मेरे आप सभी वीडियोस देख लीजिए। अगर आप उनसे सहमत होते हैं तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपके विचार भी अलग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। तो अब मुद्दे पे आते हैं। युवाओं का जो घोषणा पत्र है, सरकार को सबसे पहले तो यह सोचना है कि हम युवाओं के लिए क्या करेंगे। इसका एक उनको पैमाना तैयार करना है, और पैमाना भी यह सोच के तैयार करना है कि सबसे पहले तो हमें इस शिक्षा व्यवस्था की जो प्रणाली है, इस प्रणाली को बदलना होगा। पुराने जो शिक्षा व्यवस्था का जो ढर्रा है, इस ढर्रे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आगे भविष्य में बहुत सी कठिनाइयां और पैदा होगी, क्योंकि पूरा परिदृश्य, पूरा माहौल बदल रहा है। रोजगार की जो उपलब्धता है वो बहुत ही कम मात्रा में रही है। कुछ मेरे दोस्त जो है ये मानते हैं कि एक सरकारी नौकरी ही एक रोजगार में होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस चीज़ को नकार दीजिए कि सरकारी नौकरी ही एक सबसे बड़ा रोजगार है। इसको आप भूल जाइए। सरकारी नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी रोजगार वो है कि एक युवा पढ़ा लिखा, अच्छी उसने अच्छे सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में उसने ग्रेजुएशन किया है या उसने कोई अन्य डिग्री ली है, तो उसको उसकी डिग्री के हिसाब से उसकी इज्जत मिलनी चाहिए समाज के अंदर। सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है। वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने भविष्य का निर्माण वो खुद अगर करता है तो वो सरकारी नौकरी से अच्छा कार्य है। तो सरकार को सबसे पहले जो है वो इस शिक्षा व्यवस्था को चेंज करना होगा। आप ऐसा, अगर कोई इस वीडियो को अगर सुनता हो, सरकार तक अगर मेरी बात पहुंचती हो, तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको आप टेक्निकल रूप में लेके जाइए। उसके लिए, क्योंकि समाज हमारा जो अब चल रहा है वो सबसे ज़्यादा उसी रूप में है। आप 20 साल, 25 साल, 30 साल देश का इतिहास बताने में, या आप किसी पे पीएचडी कर लीजिए, चाहे अपने किसी नेता पे कर लीजिए या किसी और अन्य चीज़ पे पीएचडी कर लीजिए, लास्ट में क्या होता है, उन पीएचडीओं का महत्व बहुत कम हो जाता है जब उसको ये लगता है कि अब मैं मेरे भविष्य के लिए क्या करना चाहता हूँ, तब वो पीएचडी उसके काम नहीं आती है। बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें हमारे देश का इतिहास नहीं जानना चाहिए, देश का इतिहास जानिए, लेकिन कक्षा 8 के बाद में एक ऐसा सिस्टम अपना लिया जाए ताकि सरकार पे प्रेशर कम हो जाए कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। कक्षा 8 के बाद में बच्चों को एक ऐसा, 8 तक आप नॉर्मल शिक्षा रखिए, उनको सीखने का ज्ञान दीजिए, पढ़ने का उनको ज्ञान दीजिए, लेकिन कक्षा 8 के बाद में एक ऐसा सिस्टम रख दीजिए कि बच्चे को अलग से कोई ऐसी शिक्षा दो ताकि वो उसमें से कुछ सीख सके। चाहे उसको मोबाइल रिपेयरिंग बनाना ही सिखा दो, चाहे उसको कोई और अन्य काम, अगर उसको बच्चे की रुचि जो है वो उस रुचि के अंदर उसको शिक्षित कीजिए आप, ताकि वो आने वाले 5-7 साल में जब वो जाएगा ऊपर की कक्षाओं में, तब वो उसका एक सब्जेक्ट बन जाएगा और वो
उस दिशा में हमेशा सोचता रहेगा कि मैंने ये जो सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि वो उसका नेचुरल जो उसके मन में था वो सब्जेक्ट उसने चूज किया था। अब वो आगे जा करके सरकार को यह नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने उसको पूरा प्रिपेयर कर दिया है। और प्रिपेयर इसलिए किया है कि यानी सरकार भी ये चाहती है कि यह बच्चा जो है कभी यह नहीं सोचे कि मैं जिस सब्जेक्ट को ले रहा हूं वो भविष्य में आगे क्या काम आएगा। तो वो अपने भविष्य का निर्माण जो है वो खुद करेगा। उसकी यानी जो आजकल बहुत से ऐसे सिस्टम चल रहे हैं, यानी आज चाहे आप कंप्यूटर में ले लीजिए, कोई भी आप कहीं पर भी चले जाइए, टेक्निकल ज्ञान जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है किसी भी चीज़ में। आप चाहे होटल मैनेजमेंट के जो कोर्स हैं या और है, आप कक्षा 8 के बाद में ऐसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाइए कि वो धीरे धीरे धीरे, यानी जब बच्चा यानी ग्रेजुएशन के टाइम का जब उसका टाइम आएगा तब से वो यानी ये सोचने लग जाएगा कि मेरी दिशा, मेरा रास्ता मैंने चूज कर रखा है, मुझे सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मेरा भविष्य इसमें सुरक्षित है। वो अपने आप करेगा, सरकारों का उसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। और ना सरकारों पर ये दोष आएंगे कि आपने रोजगार, मैं कह रहा हूं बच्चे को खुद आप रोजगार पैदा करने का अवसर दीजिए। ऐसी शिक्षा बहुत सी हमारे यहाँ पे आईटीआई है, यानी आईटीआई के होते हैं 10वीं कक्षा के बाद में चालू करते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। वहाँ पे क्या होता है, ऐसा मोटर बाइंडिंग का कोर्स सिखा देते हैं कि मोटर का वो बाइंडिंग कैसे करते हैं, या कुछ और दो चार सब्जेक्ट उनमें है। लेकिन नए माहौल में अगर विश्व का पूरा परिदृश्य बदला है, टेक्निकल ज्ञान बहुत ज़रूरी है। खुद के राष्ट्र के बारे में भी, उसको इतिहास के बारे में भी सिखाइए, लेकिन टेक्निकल अगर आप ज्ञान देंगे तो वो बच्चा खुद अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। सरकारों को यह सोचना पड़ेगा, नहीं तो बेरोजगारी इतनी भयंकर बढ़ जाएगी। अभी जो संख्या है उससे आगे आने वाले समय में हालात और खराब होंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो क्या ये शिक्षा व्यवस्था हम यानी उसको नहीं कर सकते? चेंज बदलना होगा, सबसे पहली बात जो मेरी थी। अब दूसरी बात एक और है कि युवा जो है वो चाहे, हमारे देश में एक सिस्टम कर रखा है कि यानी गरीबी का भी एक पैमाना अलग कर रखा है कि यानी अलग अलग जातियों में गरीबी को बांट रखा है, उसका पैमाना कर रखा है कि ये बच्चे ये करेंगे। मैं सरकार को ये कहता हूँ कि जब तक युवाओं के लिए एक निश्चित किया जाए कि हम आपकी ग्रेजुएशन तक या ग्रेजुएशन तक का जो भी होगा, उसको चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी वो धर्म का है, मैं चाहता हूं कि उसमें सब युवाओं को समान अधिकार से सरकार उसकी व्यवस्था करे कि हाँ ठीक है, 1 रुपया भी हम आपसे नहीं लेंगे, ग्रेजुएशन तक की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। तो इससे क्या होगा कि जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से गरीब परिवार, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के हैं, चाहे वो एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा व्यवस्था आप लागू कर दो कि हाँ ठीक है, हम ये आपके लिए इतना हम कर रहे हैं, अच्छी हम आपको शिक्षा व्यवस्था देंगे, सबको समान रूप से उसमें देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जैसे आज मान लीजिए कि एक 12वीं के छात्र यानी बाद में एक सामान्य वर्ग का कोई छात्र है, अगर उसका परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वो क्या करेगा? वो उस बच्चे को 12वीं के बाद में बोलेगा यार घर बैठा लो इसको। सबसे ज्यादा बड़ा कुठाराघात उस समय होता है, वो उसकी जिंदगी का सवाल होता है। अगर दूसरों को कुछ हम करें, जैसे मान लो आज एससी एसटी का है, उसको भी मान लो कहीं पे कोई हो गया कि भाई उसको 50,000 रुपये फीस है, सामान्य वर्ग की 1,00,000 रुपये फीस है, तो वो क्या करेगा? अब उसके पास 50,000 भी नहीं है। सामान्य वर्ग वाला तो चलो 1,00,000 रुपये है, लेकिन एससी एसटी वाले के पास में 50,000 भी नहीं है। अब क्या करोगे? तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को आप ऐसा कर दीजिए कि ठीक, हम ग्रेजुएशन तक है, हम आपको टेक्निकल रूप से भी सक्षम करेंगे, हम आपको वो अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे जो आप लेना चाहते हैं, और वो पूरी सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको कैसे पढ़ाएगी। अगर दूरस्थ है, आप हॉस्टल की व्यवस्था कीजिए उनके लिए, वहाँ पे उनके रहने खाने की व्यवस्था कीजिए, सरकार की जिम्मेदारी है।
वो युवा आगे भविष्य काम करेगा, उसका पूरा वो देश के लिए काम करेगा, तो सरकार को इतनी जिम्मेदारी लेनी होगी। स्टैचू बनाते हैं हम, कहीं पे 3,000 करोड़ का स्टैचू बना दिया, कहीं पे 2,000 करोड़ का बना दिया, आज वहां पे उसकी मूर्ति लगा रहे हैं, उसकी मूर्तियां। अरे मूर्तियों पे पैसा खर्चा मत करो ना, किसने कहा है कि आप मूर्तियों पे आप खर्च करो? आप बंद कर दीजिए उस चीज को। कौन कहता है कि आप मूर्तियां लगवाइए 3,000 करोड़ की? 3,000 करोड़ में आप कितने यानी मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं? हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 3,000 करोड़ में आप क्या कर सकते हैं? आप ये सोचिए, कितने बच्चों को अगर 3,000 करोड़ रुपए डिवाइड कर दिए जाएं तो वो अपने भविष्य को काम में ले सकते हैं, अपने भविष्य का वो निर्माण कर सकते हैं, अगर वो 3,000 करोड़ उन बच्चों को मिले हों। यानी शिक्षा व्यवस्था तो हम पैसे से खरीदेंगे, वो पैसा हम यानी उन मूर्तियों के निर्माण में लगाएंगे जिनका कोई महत्व नहीं है। सम्मान करते हैं, हम सभी नेताओं का सम्मान करते हैं, उन मूर्तियों का सम्मान करते हैं, लेकिन भूख मर रहा जो व्यक्ति होता है वो उन मूर्तियों के पास बैठ करके क्या करेगा? ये कोई मेरे को जरूर बताने की कोशिश करे। 2 मुद्दे आए हैं, तीसरा मुद्दा आ रहा है, वो ये है कि देश में उन संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाए जो यानी युवाओं के फ्यूचर के लिए अच्छे कोर्स लेके आए। ऐसी संस्थाओं का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होना चाहिए पूरे देश में। मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी है, तो ये हर जिला स्तर पे इसको आप कर दीजिए। बहुत पैसा है सरकार के पास, कोई ये मत सोचे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है सरकार के पास, करोड़ों रुपए। यानी ये लोग आज एक चुनाव की इनकी जो सीमा होती है, करोड़ों रुपए ये चुनाव में खर्च कर देते हैं। मैं कहता हूं कोई विधायक, एमएलए, एमपी का चुनाव लड़ रहा है तो वो अभी से लगे ना, अपने क्षेत्र में करवाए। वो जो एक चुनाव में 10-10 करोड़ रुपए ये खर्च करते हैं, वो अपने क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए विकास 10 गांव में लगाए, 1-1 करोड़ रुपए, वो 10 गांव उसको वोट देंगे, कभी वो गांव वाले उसको भूलेंगे नहीं। तो आप हर जिला वाइज में, जिला स्तर पर ऐसे यानी प्लेटफॉर्म तैयार कर दीजिए कि ताकि बच्चों को बाहर नहीं भटकना पड़े। जो पैसा आप मूर्तियों में या फालतू के खर्चों में आप लगाते हैं, वो पैसा आप देश के भविष्य युवाओं के लिए लगा दीजिए, ताकि उनका भविष्य सुधरेगा और जिंदगी बन जाएगी उनकी। तो सरकारों को अगर घोषणा पत्र युवाओं के लिए लाना है, जब तक वो सक्षम नहीं हो जाए, आप एक कैटेगरी तय कर दीजिए कि तब तक हम आपके साथ हैं, ऐसी ऐसी आपको जो भी शिक्षा लेनी है वो शिक्षा हम आपको देंगे। तो 100% मैं कहता हूँ रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज जहाँ खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, आईआईटी खुलेगी, तो हर क्षेत्र में अगर एक यानी जिला स्तर पे 4-4, 5-5 कॉलेज जो अगर मेन है वो खुल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक एक तो रोजगार बढ़ेगा, युवा भारत से बाहर जाना पसंद ही नहीं करेगा। बाहर जाके वो यानी 25 लाख में, 30 लाख में वो करते हैं, वो पैसा देश में रहेगा, देश में रोजगार बढ़ेगा और देश का पैसा देश में रहेगा। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसा सिस्टम आप बना लीजिए युवाओं के लिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? कल फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ हम आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मेरे को कोई वो ज़्यादा वो भी नहीं है कि ज़्यादा कोई फेमस करना है या और करना है। अगर आप मेरे विचारों से सहमत होते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।